Good morning, 10 Standard, and welcome to SS class. Today we are going to start with chapter 18 from your SS textbook, Price Rise and Consumer Awareness. First, we'll study about price rise. Price rise, which is one of the problems of our country, right? And what is price rise? Price rise किसको बोलते हैं? सबसे पहले let us understand what is the meaning of price rise. प्राइस राइज का मतलब होता है continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise. That is, दामों मतलब दाम बढ़ना, राइट? प्रोडक्ट्स, चीज़ों का दाम बढ़ना कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली, जब एवरी फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में जब चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है एट अ हाई रेट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस राइज. ठीक है? कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, हर एक फील्ड में जो है प्राइस जब बढ़ता है एट अ हायर रेट, दैट इज कॉल्ड प्राइस राइज. एट अ हायर रेट मतलब कि सपोज जैसे आज अगर किसी चीज़ का प्राइस है 50 रुपीज़ और सडनली जो है 80 रुपीज़ हो गया, फिर उसके बाद तुरंत जो है 120 रुपीज़ हो गया, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, राइट? और बहुत ही बड़े ग्राफ पर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस राइज. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ हिंड्रेंस, दैट इज अ हर्डल, दैट इज अ प्रॉब्लम. अगर हम कंट्री के बेनिफिट्स की बात करें तो दैट इज अ हर्डल, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. बट प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी. जैसे अभी हमने देखा कि प्राइस राइज प्रॉब्लम है, लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. लेकिन यही प्राइस राइज अगर स्टेबिलिटी से बढ़ता है, अगर प्रॉपर तरीके से बढ़ता है, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज जैसे अभी हमने बोला कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई अगर प्राइस है आज 50 रुपीज़ है, तो भाई नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल के बाद जो है 2-3 रुपए बढ़ा, फिर 1-2 साल के बाद जो है 5 रुपए बढ़ा. एक स्टेबिलिटी से अगर बढ़ रहा है, राइट, विच इज़ एक अच्छी चीज़ है, बेनिफिट है वो चीज़, क्योंकि नेचुरली ये 2-3 साल में हर एक चीज़ का दाम बढ़ता है, राइट? तो स्टेबिलिटी से जब बढ़ता है तो वो प्राइस राइज जो है एवरी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है. कैसे? राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ द स्टेबिलिटी इज, अ प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल. कैसे है? Generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. अब ऑब्वियस है कि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस राइज बढ़ता है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, राइट, उनको क्या मिल रही है? प्रॉफिट मिल रही है. ऑब्वियस है. Now, because of this undecided profit, they get opportunities to set up new production units. प्राइस जो बढ़ा, राइट, प्राइस बढ़ना, प्रॉफिट कमाना, यानी क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना? तो अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ा, तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो जो बिजनेसमैन हैं, उनका कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है, पर प्रॉफिट हुआ, दाम बढ़ा, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा मिला. जब प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तो क्या होगा? वो नए प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे, क्योंकि हाथ में पैसा आएगा तो ही तो वो बिजनेस में डाल सकते हैं. नए प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे. या अगर कोई देखेगा कि ये वाली इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स या दूसरे बिजनेसमैन जो है वो अपना पैसा उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, यानी प्रोडक्शन यूनिट्स न्यू आएगी, ज़्यादा सेटअप होंगी, राइट? Profit amount increases when production cost is less than the price rise. So the producer gets encouragement for new investment. जो अभी आपको मैंने बताया, वो नया इन्वेस्टमेंट करते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्शन यूनिट नई होगी, न्यू होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगी, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी,
राइट। प्रोडक्शन एक्टिविटीज अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, राइट। प्रोडक्शन करने के लिए हमें और भी लोग चाहिए। समझ में आया ना? प्रोडक्शन यूनिट्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली वी नीड मोर लेबर, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट होंगी। Now, due to the increase in economy, in income, due to the increase in income, producers, organizers, businessmen can increase the wages of their employees. अब अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा, किसी भी बिजनेसमैन को जब प्रॉफिट मिलता है, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को जब प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपने लोगों की भी सैलरीज, वेजेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिला तो दे विल शेयर इट विद देयर एम्प्लॉयज। Thus, due to increase in income, purchasing capacity increases. अब डेफिनेटली है, अगर अपनी इनकम बढ़ती है, पैसा ज़्यादा है अपने हाथ में, तो हमारा परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगा, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि सपोज अगर मैं कल जो है अगर 25,000 कमाती थी और अब अगर मैं 40,000 कमाती हूँ, तो मुझे जो है इतना इतना जो है प्रॉफिट, इतना मेरा इनकम बढ़ा। अब जब नेचुरली मेरा इतना इनकम बढ़ा तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो जब 25,000 में मैं पाव भाजी जो है रेकड़ी की पाव भाजी लेकर खाती थी, अब वही पाव भाजी मैं एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर खाऊंगी, राइट, क्योंकि मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, है ना। तो जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। सो द मनी स्पेंट ऑन द यूजेज ऑफ commodity increases resulting into rise in living standard. तो एज आई सेड कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्योंकि मेरा परचेसिंग पावर, इनकम बढ़ गया। एंड द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब स्टेबिलिटी से सारे फील्ड में, ऑल द सेक्टर्स, सारी इंडस्ट्री में अपनी कंट्री की ऑल द फील्ड्स, सारे सेक्टर्स में जब स्टेबिलिटी से प्राइस राइज होता है तो सबकी इनकम बढ़ती है, राइट, विच इज a plus point, which is a positive point for a country, which is beneficial for the country, and it leads to the speed of economic growth, है ना। तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। सो दैट इज वाई इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज प्री रिक्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसीलिए बोला जाता है प्राइस राइज विद स्टेबिलिटी इज वेरी गुड और अ प्री रिक्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना सब कुछ समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन इट बी सेड दैट द स्टेबल प्राइस राइज इज गुड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू कैन राइट दिस आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैरा। When there is a noticeable increase in price level of commodities or services invariably and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but the supply of money increases speedily. अब क्या होता है कि प्राइस राइज तो बढ़ गया, ठीक है, अब कमोडिटीज जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज का प्राइस राइज कब बढ़ता है, जब डिमांड है किसी चीज की, है ना। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड है, अब वो जब डिमांड है मार्केट में इतनी, अब उसकी तुरंत प्रोडक्शन करना तो कोई एक ही रात में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है ना प्रोडक्शन करने में। तुरंत ही कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई आज अगर डिमांड बढ़ गई तो कल का कल जो है ये 10,000 मोबाइल से जो है तुरंत हम 10 करोड़ मोबाइल बना देंगे, इतना प्रोडक्शन जल्दी से तो नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो उस टाइम के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ डिमांड में होती है उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि चीज़ डिमांड में है, लोग ले रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाता है ना। अब जब प्राइस बढ़ जाता है दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस स्पीडीली। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी कोविड के सिचुएशन में जैसे सैनिटाइजर्स हैं, ठीक है, अब सैनिटाइजर्स जैसे पहले एकदम मार्केट में आए तो 50-60 रुपए के, अब एकदम ये लगा कि सैनिटाइजर तो अभी एवरी डे सबको चाहिए, क्योंकि उसी से ही हम जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं कोविड से। तो सब लोग सैनिटाइजर्स लेने लग गए। अब जो सैनिटाइजर 60 रुपीज़ में बिक रहा था, अब 60 रुपीज़ के बिकने वाला सैनिटाइजर जो था उसमें भी प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजर्स कमा ही रहे थे, है ना। तुरंत ही बहुत ज़्यादा डिमांड में चीज़ हो गई, तो वही 60 रुपीज़ बिकने वाला जो सैनिटाइजर था वो 100 रुपीज़, 120, 80 रुपीज़, 150 रुपीज़ ऐसे बिकने लग गया, राइट।
अब जो सैनिटाइजर जो कंपनी बना रही है, राइट, वो तो पैसा कमा रही है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, राइट, उसका सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने लग गया, है ना? तो एवरीबडी इज नॉट, जो है सबको फायदा नहीं हो रहा है, बट उस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation or price rise condition. अब इसमें सप्लाई तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कमोडिटी है वो महंगे दामों में बिक रही है, राइट। तो जब महंगे दामों में कमोडिटी बिक रही है तो यहाँ पर हो जाता है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। जो लोग कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो नहीं कमा रहे हैं। एक ही इंडस्ट्री जो है बूम होती जा रही है ना। तो रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर, पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअर। ठीक है। तो वो प्राइस राइज, ऐसी टाइप की जो प्राइस राइज होती है ना, दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है। उससे क्या होता है, हाई डिस्टर्बेंस होता है प्राइजेस में, क्योंकि प्राइस महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है, एक्सपेंडिचर्स होने लगते हैं, इनकम, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस राइज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, एलोकेशन जनरेट सीरियस, और डिस्पैरिटी यानी डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, और क्योस होने लगता है मनी सप्लाई का। इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो दैट काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एक्ट एज अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है। तो दैट मीन्स प्राइस राइज का पॉजिटिव भी, स्टेबिलिटी सी अगर बढ़े तो वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन अगर इस तरह अगर प्राइस राइज बढ़ता है तो दैट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस और अ हर्डल in the development of economy. ठीक है। And now we will move towards what are the reasons for price rise. अब ये reasons of price rise जो यहाँ पर two factors बताए हैं which are responsible for price rise. पहला है due to the lack of instantaneous increase in the production and supply of commodities and service in economy. That means कि production जो है कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड दूसरा बताया है ड्यू टू द शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई कॉन्टिन्यूस प्राइस राइजेस सीन। अब दूसरा ये बताया है क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है तो जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है उसी का ही दाम बढ़ाया जा रहा है क्योंकि डिमांड है ना। जो अभी मैंने आपको सैनिटाइजर्स की बात बताई। तो अब मैंने है ना इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ प्राइस राइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में। जैसे फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है, ड्यू टू द लैक ऑफ instantaneous increase in the production and supply of commodities and service in economy, that is actually demand pull। मतलब कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो हमें डेफिनेटली जो है सप्लाई स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन जब तक सप्लाई एकदम एज आई सेड कि एक रात में तो नहीं होने वाला, तो जब तक प्रोडक्शन यूनिट्स बड़े, सप्लाई हो, तब तक प्राइस राइज हो जाता है जो कमोडिटीज प्रेजेंट है ऑलरेडी मार्केट में। तो एक डिमांड पुल है। दूसरा कॉस्ट पुश, जो अभी मैंने बोला डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसका क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, है ना, दाम बढ़ जाएगा, राइट। अब अगर जैसे मैंने सैनिटाइजर की बात बताई, डिमांड अगर ज़्यादा है उसका कॉस्ट भी बढ़ा दिया, तो अब क्योंकि इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर, उस समय तो ऐसा था ना कि सैनिटाइजर्स तो चाहिए ही चाहिए। आप देखो हर एक जो भी साबुन वाली इंडस्ट्री, सी सर्फेस, सब लोगों ने सैनिटाइजर्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज वालों ने भी सैनिटाइजर्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो डिमांड ज़्यादा थी तो उस समय हाई रेट, रॉ मटेरियल भी उनको शायद महंगा लेना पड़ रहा हो, लेकिन सब लोगों ने तो वो कॉस्ट पुश जो था, तो एट द एंड वो फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में आता था वो भी महंगा हो जाता था, है ना। तो ये जो आपके आपके इस रीजन फॉर प्राइस राइज में आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये 8 पॉइंट्स को है ना मैंने डिवाइड कर दिया, आपको लर्न करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो आई हैव डिवाइडेड, जैसे 3 पॉइंट्स जो है वो डिमांड के हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट के हैं। फर्स्ट इज दिस इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, ये डिमांड पुल में आ जाएगा।
दैट इज फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। फिर देन ये पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगा और यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी ब्लैक मनी। ठीक है, बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं वो हम कॉस्ट पुश में लिख सकते हैं, दैट इज द ड्यू टू शार्प इंक्रीज। तो इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस सी कि रीजन किस तरह क्या होता है। पहला पॉइंट जो है कि मार्केट में पैसों की डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, क्या कर सकते हैं, डिमांड पुल में क्या है। इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी मतलब मनी, है ना। अब क्योंकि मार्केट में पैसा चाहिए तो मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब मनी की सप्लाई मार्केट में अगर हमें बढ़ाना है, मनी पैसा बढ़ाना है, तो हमारे घर में कोई नोट छापने की मशीन तो पड़ी नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जो है नोट छापने की मशीन तो पड़ी नहीं है कि तुरंत 2-2 हज़ार के नोट छापने लग गए, ऐसा तो नहीं है। तो वो लोग कैसे अपना मॉनेटरी सप्लाई जो है इंक्रीज करते हैं। सो द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय 3 ways. Which are those 3 ways? By filling deficit replacement, that is by generating new money. तो पहली चीज तो वो मनी, कैसा पैसा कैसे बढ़ाते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कैसे इंक्रीज करते हैं, डेफिसिट रिप्लेसमेंट, डेफिसिट यानी नई करेंसी मिंट करके, नया पैसा, नया करेंसी, नया मनी जनरेट करके डेफिसिट वो लोग जो है रिप्लेस करते हैं। दूसरा, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, दैट इज इन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन मार्केट। और दूसरा, किस तरह वो लोग मनी का सप्लाई इंक्रीज करते हैं मार्केट में, सर्कुलेशन मनी का बढ़ाते हैं, हम आगे पढ़ते जाएंगे। और थर्ड, बैंक जो है टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। और बैंक क्या करती है, लोन्स देना लोगों को स्टार्ट कर देती है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो मैं डिटेल में अभी बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट को, जैसे अब गवर्नमेंट 5 years प्लान होते हैं, या हम बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें हर एक जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो प्लान करके आती है कि मैं ये करूँगा, मेरे टर्म में मैं ये करूँगा, मैं रोड्स बनवाऊँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर करवाऊँगा, अच्छा मैं वो ये वाली स्कीम दूंगा। पता है ना, हमने प्रीवियस वाले चैप्टर्स में भी ये सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। ये सब प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये हमें प्रॉमिस किया है कि ये 5 साल में वो ये देंगे, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने प्लान्स करके जो है पैसा सेव किया हुआ होता है। जैसे पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलता है ना। बहुत ध्यान से समझना, मैं शॉर्ट में और इजी तरीके से समझा रही हूँ, राइट। तो वो प्लान तो है, टैक्सेस वगैरह से मिलता है, लेकिन सडनली कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाता है, जैसे अभी कोविड का। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है, अभी उन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर तो किया था, अब उन्होंने थोड़ी ये प्रिडिक्ट किया था कि कोविड आ जाएगा, है ना। अब कोविड अगर आ गया तो इस कोविड से लड़ने के लिए हम, हमारी गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है, राइट। अब वो गवर्नमेंट तो ऐसे थोड़ी बोलेगी कि नहीं नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आई विल नॉट डू इट। नो, इट इज नॉट दैट, द गवर्नमेंट हैज टू डू इट, राइट। तो ये अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना। ये क्या है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है। अब इसको करना तो पड़ेगा, खर्चा तो करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब पैसे तो है ही नहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहाँ पर जाएगी। अब गवर्नमेंट के पास, मैंने क्या बोला, उनके घर में कोई नोट छापने की मशीन तो नहीं पड़ी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मुझे ये एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो मुझे आप जो है डेफिसिट जो है वो फिल करके दो, यानी मुझे मनी, न्यू मनी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो आप मुझे जो है, ये जो मुझे पैसों की कमी आ गई है इसको पूरा करके दो, विच इज कॉल्ड एज फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट। डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया कि भाई मुझे ये डेफिसिट रिप्लेस करके दो, मुझे ये डेफिसिट फुलफिल करके दो। तो आरबीआई क्या करती है, न्यू मनी जनरेट करती है। ठीक है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इट स्टार्ट्स मिंटिंग न्यू मनी, और पैसा जो है जनरेट होता है, नया करेंसी जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट रिप्लेसमेंट।
ठीक है। अब ये जो नया पैसा जनरेट हुआ, तो ये पैसा अगर बना, जैसे पैसा नोट छपे, तो वो तुरंत थोड़ी कि गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, या तुरंत थोड़ी आपके और मेरे घर में आ जाते हैं कि ये लो, सब लोग जो है 10-10 लाख रुपए ले लो, हमने नया नोट छापा है, नया नोट छापा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आरबीआई क्या करती है, जब वो पैसा, जब न्यू जनरेट मनी जो है, वो न्यू मनी जनरेट हो जाता है, तब फिर वो मनी जो है कमर्शियल बैंक्स को दे दिया जाता है। आरबीआई क्या करती है, किसको देती है, बैंक्स को दे देती है ना। अब वो बैंक्स के पास पैसा आ गया, अब फिर बैंक क्या करती है, बैंक्स जो है वो लोन्स रखती है, जैसे भाई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है आप लोन ले सकते हो। अभी आप देखो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोन्स ले पा रहे हैं, ठीक है। तो जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें गवर्नमेंट पैसा देती है, हमें बैंक, गवर्नमेंट नहीं, हमें बैंक जो है पैसा दे रही होती है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरी कोई डिमांड हो या मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अवॉइड करती जा रही हूँ, फिर कभी लूंगा, नेक्स्ट ईयर लूंगा, नेक्स्ट ईयर लूंगा, क्योंकि राइट नाउ आई डू नॉट हैव मनी, राइट। तो आई एम, व्हाट एम आई डूइंग, मैं अपना जो डिमांड है वो और मतलब नेक्स्ट ईयर करके जो है अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन अब बैंक जो है मुझे लोन दे रही है, और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो हम क्या सोचते हैं कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट, लोन लेकर भी मैं ये चीज जो है ले सकता हूँ, है ना। तो हम लेते हैं, राइट। जैसे पापा को अगर बिजनेस यूनिट में कुछ, बिजनेस में अगर कुछ और यूनिट डालना हो, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो पापा बोल रहे अभी नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, नहीं अभी इतना पैसा नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर बैंक, अगर बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, तो पापा क्या करते हैं, बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं, है ना। फिर नया यूनिट जो है वो बिजनेस में डाल देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब हमें लोन मिलने लगता है, तो लोग क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे बैंक से। जब पैसा हमारे हाथ में आ जाता है तो व्हाट डिड आई से, हमारा परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। नाउ वी हैव मनी टू स्पेंड, राइट। अब स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में ही मनी रोटेट होगी ना, राइट। मनी इज सर्कुलेटेड इन द होल मार्केट, राइट। तो वो भी एक मार्केट में मनी और आ गया, ठीक है, लोग चीजें लेने लगेंगे, राइट। तो वो भी एक रीजन हो जाता है प्राइस राइज का। और जो हमने सेकंड वाला पढ़ा कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ मनी जो मार्केट में आता है, तो कई बार होता है कि एज आई सेड प्रीवियस, आगे वाले पैराग्राफ में मैंने बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और कुछ इंडस्ट्रीज में इतना पैसा आ नहीं रहा होता है, राइट। तो वो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कमाने लगती हैं, राइट। तो दिस इज द वे, ये जो मॉनेटरी सप्लाई जो है, ये मनी का जो सप्लाई है मार्केट में इंक्रीज होता रहता है। समझ में आया इतना, ये जो 3 पॉइंट्स है, देयर आर 3 वेज इन विच द सप्लाई ऑफ मनी इज इन द इकोनॉमी is increased. कैसे, by filling deficit replacement, by increasing the circulation of money, and third, to decrease the rate of interest on debt. ठीक है। Now let us read what it is said. When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it, so the price rises there. जो अभी मैंने आपको बताया, परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ जाता है लेकिन सप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट की कमी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो दैट लीड्स टू प्राइस राइज। और लोग जो है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, लोग ज़्यादा पैसा देकर भी खरीदते हैं। In order to fulfill planned and unplanned expenditure, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy, increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs. Expenditure on celebrations, public or private expenditure, leads to sudden increase in supply of money in market, which increases purchasing power, resulting in price level. और दूसरा जो हमने देखा अभी कि गवर्नमेंट जो है वो न्यू जनरेट मनी जब करवाती है, अब वो न्यू जनरेट मनी जो बैंक्स में आता है, और बैंक जो है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है, क्योंकि
ऑब्वियसली मनी न्यू जनरेट हुआ है, वॉट एवर सर्कुलेट तो मार्केट में ही होने वाला है ना। तो वो जब पैसा जब मार्केट में आने लगता है तो लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ जाता है और प्राइस राइज इंक्रीज हो जाता है। या कोई इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम जो है बढ़ जाती है, वो अपने लोगों को भी इनकम देते हैं और वो इनकम की वजह से जो है प्राइस राइज बढ़ता है। तो प्राइस राइज क्या हो रहा है, जो लोग खरीद पा रहे हैं, रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर becoming poorer. No increase is there in total production or supply of commodities and services in the market due to the unplanned expenses of government. But due to increase in salary or allowances, supply of money increases in the hands. Along with it, resources of production start getting more value in income increases, leading to cumulative increase in supply of money. जो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ लोगों के पास जब उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है कुछ लोगों के हाथ में, और वो लोग जो है वो जब उस चीज़ को खरीदने लगते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. As a result of it, purchasing power increases, that is, the total demand increases, but total supply doesn't increase in accordance. This leads to price rise. ठीक है. Thus, price rise is a result as well as a reason for increase in supply of money. The bank reduces rate of interest on credit as well as increases its reserve cash, which helps it to give loans and credit at a low rate of interest and mild condition, which results in increase in supply of money in the hands of people, which creates pressure on demands of commodities and subsequently causes price rise. जो अभी मैंने बैंक का भी बताया कि बैंक जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना स्टार्ट कर देती है, और माइल्ड कंडीशन यानी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है उसमें भी थोड़ी लीनियंट हो जाती है, तो लोग जो है लोन जल्दी जल्दी लेने लगते हैं. बहुत लोगों को लोन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, तो वो परचेसिंग पावर उनका बढ़ जाता है, जिसके कारण डिमांड्स जो प्रोडक्ट्स की है वो मार्केट में बढ़ जाती है, विच कॉजेज प्राइस राइज. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ. अंडरस्टूड है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स की मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी एक रीज़न है. और अपनी इंडिया में 1.9% एट अ रेट ऑफ 1.9% जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. Population increases at a rate of 1.9 in India. Total population of India was 121 crore in 2011. Because of speedy increase in population of economy in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to the shortage of supply, leading to price rise. अब पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली लोग बढ़ते जाएंगे तो बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए लोगों को, है ना. लेकिन सप्लाई तो एज आई सेड ना, कोई भी सप्लाई जो कोई भी प्रोडक्शन रातों रात नहीं होने वाला है, तो उसके कारण जो है प्राइस राइज होता जाता है. फिर थर्ड पॉइंट जो डिमांड का है, मैंने बोला ना 3 जो है वो डिमांड में हमको लिखने हैं, बाकी 5 जो है हमें कॉस्ट पुश में लिखने हैं. तो ये फिफ्थ पॉइंट में पढ़ रही हूँ जो डिमांड का है. यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी ब्लैक मनी. आप इस तरह डिमांड और कॉस्ट की तरह लर्न करना, फिर आपको है तो आप एक साथ लिख सकते हो, दैट इज ओके. अब ये क्या है, ब्लैक मनी क्या होती है. अब कई लोगों के पास क्या होता है कि पैसा होता है, अब पैसा जो है वो टैक्स नहीं भरना है उनको, है ना. ब्लैक मनी क्या होता है, हम लोग कई बार देखो कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसका हम बिल नहीं लेते हैं. अब जब आपने बिल नहीं लिया, दैट मीन्स कि वो सामने वाला जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में आपका जो है बिल नहीं है. अब उसके अकाउंट बुक में अगर आपका बिल नहीं है, तो आपने अगर 50,000 की, 10,000 की, 25,000 की जो खरीदी की है, वो उसको उसमें टैक्स पे करना नहीं है ना. तो वो उसका ब्लैक मनी हो जाता है, बिकॉज ही इज नॉट पेइंग टैक्स ऑन दिस. अब ये जो लोग जो है क्या करते हैं, टैक्स को सेव करने के लिए वो अपनी अकाउंटिंग बुक में जब अपना पैसा नहीं दिखाते हैं और उनके पास पैसा जमा हो जाता है ब्लैक मनी. अब ये ब्लैक मनी वो ज़्यादा दिन तक तो अपने बैंक में या नहीं रख सकते हैं, तो उसको सर्कुलेट जल्दी करना पड़ता है, राइट. क्योंकि अगर नहीं तो आंसरेबल हो जाएंगे वो लोग कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया. तो लोग क्या करते हैं, परचेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जिनके पास ज़्यादा ब्लैक मनी वगैरह होता है वो क्या करने लग जाते हैं,
प्रॉपर्टी खरीदने लग जाते हैं, गाड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं, गोल्ड खरीदने लग जाते हैं, राइट? तो अगेन उसके कारण क्या हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है। लेट अस रीड कि क्या है यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। नॉन रजिस्टर्ड करेंसी मतलब जो पैसा हमारे अकाउंट बुक में नहीं है, जिसका हम टैक्स पे कर रहे नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी. In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. Many people hide their high incomes or excess income. Thus, such an income is not mentioned in accounting book and tax is not paid on it. Such unregistered income is called black money. Because of the fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing the money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. अब क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हम पकड़े ना जाएं, राइट, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, सर्विस टैक्स ना ज़्यादा, तो वो लोग जल्दी जल्दी ये पैसा रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं. वो रोटेट कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें लेंगे. Thus black money has been supportive for price rise. अब वो लोग ने खरीद लिया यानी मार्केट में तो पैसा ज़्यादा रोटेट होने लग गया. सो ब्लैक मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द प्राइस राइज. अब ये जो मैंने आपको बताया कि एज आई सेड आपको लर्न इसी तरह करना है. पहले ये 3 पॉइंट्स किस बेस पे करोगे, डिमांड पुल पे, फिर बाकी के जो 5 पॉइंट्स है वो कॉस्ट पुश पे. तो ये 3 पॉइंट्स डिमांड पुल पर जो है, जो अभी मैंने आपको समझाए, ठीक है.